काफ़ी डिटेल्ड क्लास होने वाली है सोशल स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोशियोलॉजी में, सामाजिक संरचना। तो इसको बहुत डीपली समझना पड़ेगा, काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो चीज़ों को थोड़ा डीप डाउन जाके हमें समझने की कोशिश करनी होगी। कई सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जो कि आसानी से समझ में नहीं आएंगे आप। तो आज की हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की। इसमें आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की, जिसमें हम लोग 3 चीज़ों की बात करेंगे: सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन। फिर दूसरी बात करेंगे सामाजिक संरचना और सामाजिक समूहों की, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ग्रुप। और तीसरा है सोशल स्ट्रक्चर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स, यानी कि भूमिकाओं, सामाजिक भूमिकाओं की क्या अवधारणा है सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में। बेसिकली स्ट्रक्चर जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो किसी भी चीज़ की बनावट के लिए उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी आपके पास कोई लकड़ी की मेज होगी, लेकिन लकड़ी की चीज़ें तो सभी तरीके से बनती हैं, लेकिन लकड़ी आपस में किस तरीके से अलग अलग तरीके से अरेंज कर दी जाती है वो आपके अलग अलग चीज़ें बना देती है और अलग अलग स्ट्रक्चर बना देती है। सोशियोलॉजी में हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है लोगों के विचारों में। जो समाजशास्त्री हैं उनके विचारों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे दिखता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं वो स्ट्रक्चर की बात अलग तरीके से करते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका के जो समाजशास्त्री हैं वो संरचना को कल्चर की तरीके से देखते हैं, उसमें जो कल्चरल एम्फेसिस रहता है, जो कल्चरल पार्ट रहता है संरचना का, उसकी वो बात करते हैं। ब्रिटिश समाजशास्त्री की बात करें तो रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की का नाम आता है, और ये संबंधात्मक परिप्रेक्ष्यों की इसमें बात करते हैं, यानी कि चीज़ों के आपस के संबंध, यानी कि आप और हम संबंध बना रहे हैं किसी तरीके का, आपके भी कई सारे संबंध होंगे, तो वो उन संबंधों को जोड़ दे के उनकी बात करने की कोशिश करते हैं। और फिर फ्रांस मानवशास्त्री आते हैं जो कि सोशल स्ट्रक्चर को समझाते हैं, जिसमें लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है जो कि मॉडल के तरीके से चीज़ों को समझाते हैं। तो इन सब में अलग अलग विचारधाराएं हैं किसी चीज़ को समझने की, तो हम लोग इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे और ये समझेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर कोई एक चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट चला जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को कि स्ट्रक्चर किसी एक चीज़ के बारे में नहीं है। विभिन्न समाजशास्त्रियों में, विभिन्न मानव शास्त्रियों ने, तो स्ट्रक्चर शब्द का ओरिजिनल मीनिंग कहाँ से आता है? किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को बनाने में, जैसे बिल्डिंग आप बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस टाइप के हम लोग टर्म आमतौर पर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात यानी कि संरचना की बात हम लोग चीज़ों के आपसी संबंधों की बात करते हैं, यानी कि चीज़ें आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। सारी की सारी किसी चीज़ के जो पार्ट्स हैं वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वही उस चीज़ की संरचना को बना रहे हो। ये कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादा फेमस हुआ। जो हमारे समाजशास्त्री और मानव शास्त्री हैं इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस टर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया और एक बेसिक डेफिनेशन निकल के आई दैट ऑलमोस्ट एनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सोशल फिनोमिना इज कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर। मीन्स किसी भी तरह के सामाजिक घटनाओं का एक क्रम सामाजिक संरचना बता देता है। ये लीच ने बताया था 1968 में। पर ये वाली बात थोड़ी सी कम एप्लीकेबल होती है, बहुत ज़्यादा जगहों पर एप्लीकेबल नहीं हो पाती है। बॉटनी का एक स्टूडेंट है, वो किसी पेड़ की डाइसेक्शन करेगा, उसमें बताएगा कि ये चीज़ इस तरीके से है, ये चीज़ इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसकी बनावट ये है। केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट होगा तो वो किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करेगा कि उसमें डिफरेंट आइटम्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको पता होगा कि कार्बन एक खास तरीके से जुड़ेगा एक क्रिस्टल लैटिस में, एक स्ट्रक्चर में, तब वो किसी खास स्ट्रक्चर में डायमंड बना देगा और किसी खास स्ट्रक्चर में वो ग्रेफाइट बनाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर कि वो कब किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है, तो यानी कि उसके स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन नाम आता है उसमें, साइंटिफिक टर्म्स हैं। बायोलॉजिस्ट जो है वो शारीरिक संरचना की बात करेगा, वो बताएगा कि इस शरीर की ये संरचना है, इस जीव की ये संरचना है, इसको हम
इस तरीके से इसमें चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसमें इस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपस में संबंध इनका ऐसा, इसकी बनावट ऐसी हो जाती, तो वो इस तरीके से बात करेगा। सोशियोलॉजी का स्टूडेंट किस तरीके से सामाजिक संरचना की बात करेगा? सामाजिक संरचना में वो लाएगा समूहों को, सामाजिक संस्थाओं को, जो कि हमने पहले अपने वीडियो में बातचीत करी है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। व्यक्तियों की बात करेगा, सामाजिक क्रियाओं की बात करेगा, भूमिकाओं की बात करेगा, रोल्स की बात करेगा, मोड्स की बात करेगा जिसमें रूढ़ियां हैं, और इन सभी के आपस में इंटरकनेक्शन की वो बात करेगा, जिससे कि सामाजिक संरचना आगे चल के बनती है। यहां तक की बात आपको समझ में आई? तो किस तरीके से मोड्स का, सोशल एक्शंस का, रीति रिवाजों का, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक क्रियाओं का मेलजोल किस तरीके से बनता है, उनको वो सोशल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, और उनकी स्टडी सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। पर यहाँ पर भी लोगों में, जो समाजशास्त्री हैं, मानव शास्त्री हैं, उनमें भी मतभेद है। वो मतभेद ऐसा है कि कुछ स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, संरचनात्मक प्रकारवाद की बात करते हैं, कुछ सिर्फ संरचना की बात करते हैं, कुछ मार्क्सिस्ट संरचना की बात करते हैं। ये सारे अलग अलग सोशलॉजिकल थॉट्स हैं, स्कूल्स हैं, इनकी बात हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन की। होता यह है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। कभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सोशल स्ट्रक्चर की जगह यूज कर लिया जाता है, कभी सोशल स्ट्रक्चर को सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज कर लिया जाता है। इन दोनों के बेसिक मतलब हैं, जो कि अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एक जर्नल में छपे थे 19s में। उसमें बताया गया कि सामाजिक संगठन यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है, वो एक सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन है, एक ऐसा बाध्यता का सिस्टम बनाया गया है जो कि समूहों के अंदर और समूहों के बीच में पाया जाता है, और ऐसे ऑब्लिगेशन जो रिलेशंस में हमें लगते हैं। जैसे हम लोगों ने कल बात करी थी नॉर्म्स की, वैल्यूज की, मोड्स की, रीति फोकवेज की, ये सारे के सारे सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। और इन्हीं सबका सिस्टम जब दो ग्रुप में या ग्रुप के अंदर जब लगने लग जाता है, इन्हीं सब चीजों का सेट हम लोग क्या कहते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आप इस टर्म को समझिएगा, क्योंकि संगठन का मतलब यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं ले सकते कि संगठन होता है हम लोग साथ में रहेंगे, संगठित रहेंगे, एकता में बल है, वो भी एक मतलब है। लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब हम सोशलॉजिकल टर्म में बात करते हैं, तब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग चली जाती है। का ये मतलब है, फिर से मैं बता देता हूँ, दैट रिलेशन विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन द ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए गिवन सोसाइटी, यानी कि किसी खास समाज में लोगों के बीच या लोगों के अंदर, मतलब एक फैमिली एक ग्रुप हो गया और कई सारी फैमिली, तो उनमें होने वाले रिलेशंस के ऑब्लिगेशंस यानी कि बाध्यताएं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये वाली चीजें, इन सभी का अगर आप एक सेट ले लें, इनका एक गुच्छा ले लें, तो आप इनको सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सोशल सामाजिक संगठन कहेंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना को आपस में इंटरचेंज कर लिया जाता है, पर इसमें महीन सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना होगा। अब बात आती है सोशल स्ट्रक्चर की, यानी कि सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना के स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? दैट मीन्स प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ ग्रुप्स विद इन दैट सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कि उस ऑब्लिगेशन के सिस्टम के अंदर लोगों को आप कहाँ रखते हैं, लोगों को या उनके समूहों को, उनकी प्लेसिंग कहाँ पर होती है। इस चीज की स्टडी या इस चीज को हम उसके सोशल स्ट्रक्चर से समझते हैं। यानी कि ऑब्लिगेशंस तो है, रूल्स तो है, हमें पता है कि कैसे क्या करना है, पर रूल्स को कहाँ कब कैसे करना है, किस ग्रुप के साथ कैसे अप्लाई करना है, किस ग्रुप के साथ कैसे अप्लाई नहीं करना है, कहाँ कौन सी चीज लगेगी, कहाँ कौन सी चीज नहीं लगेगी, इन चीजों को हम सोशल स्ट्रक्चर कहेंगे। हो सकता है कि आपके लिए एक नई अवधारणा हो, चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन जब आप इनको बार बार समझने की कोशिश करेंगे तब आप पाएंगे कि ये ऐसी जटिल अवधारणाएं जो समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझाई जाती हैं, पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो इनकी हम बात करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर मतलब उन सारे ऑब्लिगेशंस की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, उनकी पोजीशन कहाँ होनी है, ग्रुप्स के बीच में कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं आएगी, उनको हम लोग सामाजिक संरचना कहेंगे। तो ये तो हुए बेसिक मतलब, जिनको आपको नोट डाउन करके रखना है। जब आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे
तो इन दोनों मतलब को तो आप पहले बताएंगे, इसके बाद जो चीजें आती हैं उनको आप बाद में बताएंगे कि इनके हिसाब से ये है, इनके हिसाब से ये है। तो सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में एक नाम आता है एक मानव शास्त्री का, रेमंड फर्थ। इनकी पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 1956 में पुस्तक लिखी गई है। सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना की बात जिस तरीके से रेमंड फर्थ ने करी है, इन्होंने थोड़ी सी अलग टाइप की डेफिनेशन दी है, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया है इन दोनों चीज़ों को, और इन्होंने कॉन्सेप्ट की तरीके से इनको नहीं यूज़ किया है। इन्होंने कहा है कि इसको हम एक टूल के तरीके से यूज़ करेंगे इन दोनों टर्म्स को। कॉन्सेप्ट जो सभी के लिए एक जैसा, टूल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है कि कौन कैसे यूज़ करता है उस चीज़ को। तो सामाजिक संगठन का अभिप्राय रेमंड फर्थ के लिए कुछ ऐसी चॉइसेस, यानी कि कुछ ऐसी चीजें चुनना या कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि सामाजिक संबंधों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब आप सामाजिक संबंध बनाते हैं तो उस समय कौन सी चॉइसेस कर रहे हैं, कौन से डिसीजंस ले रहे हैं, इन सब की बात सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द चॉइसेस एंड डिसीजंस इन्वॉल्व्ड इन एक्चुअल सोशल रिलेशंस, यानी कि सामाजिक संबंधों में लिए जाने वाले निर्णय और चॉइसेस, यानी कि किस चीज को आप चुनते हैं, किस चीज को आप नहीं चुनते हैं, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तब दैट इज कॉल्ड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रेमंड फर्थ। सामाजिक संरचना की जब बात करते हैं रेमंड फर्थ, तो सोशल रिलेशंस को और ज्यादा तोड़ के देखते हैं और ज्यादा डीप देखते हैं और बताते हैं कि एक ऐसे लिमिट रेंज के एक्शंस जो कि समाज को एक संरचना प्रदान करते हैं, एक फॉर्मेट प्रदान करते हैं, और ऐसे एक्शंस जिनकी लिमिट तय है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कर रहा है, उनका एक दायरा तय है कि आप यहां तक कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। चीजों की बात जब वो करते हैं रिलेशंस में, तब वो बताते हैं सामाजिक संरचना। पहले में आया कि आप क्या चुनते हैं, क्या आपके डिसीजंस हैं, क्या आपकी चॉइसेस हैं सोशल रिलेशंस बनाते वक्त, और सोशल रिलेशंस के बाउंडेशन क्या है, इनकी बात करते हैं हम लोग सोशल स्ट्रक्चर में, यानी कि सामाजिक संरचना में, अकॉर्डिंग टू द रेमंड फर्थ। ये आप लोगों को याद रखना है, अपने मन से चीजें नहीं लिखनी है। रेमंड फर्थ बताते हैं कि स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूटी रहती है, स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूटी रहती है, मतलब यानी कि चीजें चलती चली जाती हैं आगे तक। और सामाजिक संगठन की जब बात करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें विभिन्नताएं रहती हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा रिजिड, जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रिजिड है रेमंड फर्थ के लिए। और संगठन में व्यक्ति परिस्थितियों का आकलन स्वयं के स्तर पर करता है और उन्हें खुद के तरीकों से चलाने की कोशिश करता है, जबकि संरचना में उसको एक बाध्यता मिल रही होती है जिससे वो चीज़ों को करेगा, और एक लिमिटेशंस बन जाती हैं कि वो किस तरीके से आगे चीज़ों को करेगा। रेमंड फर्थ आगे बताते हैं कि उन्होंने स्टडी करी है टिकोपियंस की, टिकोपियंस ट्राइब है सोलोमन आइलैंड की, और उन्होंने वहाँ पे कम्युनिटी की स्टडी करी, यानी कि समुदाय की स्टडी करी। और समुदाय में क्या क्या होता है, समुदाय में कई सारे लोग एक जगह पर रह रहे हों, एक साथ एक ही तरीके की क्रियाएं कर रहे हो, ध्यान रखिए अलग अलग तरीके की नहीं, एक ही तरीके की क्रियाएं कर रहे हो, और किसी मल्टीपल रिलेशंस द्वारा आपस में जुड़े हुए हो, वो रिलेशन उनको बाउंड कर रहा हो। यहाँ पे देखिए जब बाउंड करने की बात आती है तो कहने का ये मतलब रहता है कि आपको किसी चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना। हम कहते हैं कि बाध्यता है, बाउंड है, तो इसका मतलब है कि आपको किसी चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है कि आपके सामने कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस हैं, आपको उन्हीं को चुनना है, वरना आप कोई बाहर से चीज़ नहीं ला सकते। यानी कि जैसे अगर आप कहें कि आपको धर्म कौन सा चुनना है, तो आप चुन सकते हैं अपना धर्म, लेकिन उससे बाहर की कोई चीज़ नहीं है। तो कम्युनिटी की वो बात करते हैं और कम्युनिटी को वो स्टडी करते हैं और बताते हैं कि इसी के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर की वो स्टडी करते हैं, जो कि स्थानीय परिप्रेक्ष्य में वो बात करते हैं। यानी कि जब वो कम्युनिटी की स्टडी कर रहे होते हैं टिकोपियंस की, तब वो बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, फिर वो रिलेशन स्टेबल हो जाते हैं, फिर जब वो स्टेबल रिलेशन होते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्ट्रक्चर का काम करते हैं, और उनमें जो रिलेशंस हैं वो क्या किस तरीके से काम करेंगे, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक संगठन में उनकी बात आ जाती है। तो ये रेमंड फर्थ अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं इन चीज़ों की। सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सामाजिक संरचना और सामाजिक समूह की, सामाजिक संरचना और सामाजिक समूह की बात हम लोगों ने कल कर ली थी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप होता है, सेकेंडरी ग्रुप होता है, और ये कॉन्सेप्ट चलता है ई इवांस प्रिचर्ड से।
इनकी जो थ्योरी है वो रेडक्लिफ ब्राउन से निकल के है। रेडक्लिफ ब्राउन भी एक मानव शास्त्री हैं और जिस तरीके से वो स्टडी करते हैं चीज़ों की, उन्हीं के एक्सटेंशन में इवांस प्रिचर्ड की थ्योरी निकल के आई और सामाजिक समूहों के बीच किस तरीके से संरचनाएं बनती हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उनको वो लोग बात करते हैं उन चीज़ों की। तो और इवांस प्रिचर्ड ही वो पहले मानव शास्त्री हैं जिन्होंने प्योर संरचनावाद की बात करी। जब दौर चल रहा था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, उससे वो आगे आए और उन्होंने बताया कि सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, सिर्फ संरचनाओं की बात करते हैं जब हम मानव शास्त्र में हम इन चीज़ों की जब बात करेंगे। तो उनकी बुक है द न्यूअर, 1940 में आई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक संरचना के अंतर्गत लोग तो बदलते रहते हैं पर उनमें जो ऑब्लिगेशंस लगते हैं, जो बाध्यताएं लगती हैं, वो नहीं बदलती हैं और वो चलती चली जाती हैं। इस तरीके से वो कुछ स्टडी करते हैं और कई सारे ग्रुप्स के इंटरेक्शन पे वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सूडान में न्यूअर ट्राइब हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और स्टडी किस तरीके से करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प मॉडल हो सकता है आप लोगों को समझने के लिए, कि वो एक ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पे मकान हो, उसके साथ कई सारे मकान जुड़े हुए हों और वो एक बड़े गांव के अंतर्गत आता हो। आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे गुट जब बटे होते हैं गांव में, उनके वहाँ पर वो जाते हैं और उनकी वो स्टडी करते हैं। स्टडी किस तरीके से करते हैं, स्टडी में वो 3 ग्रुप बनाते हैं। पहले अपने पेज पे 3 ग्रुप बनाते हैं और बताते हैं एक प्राइमरी ग्रुप है, एक सेकेंडरी ग्रुप है और एक टर्शरी ग्रुप है। जी हाँ, टर्शरी ग्रुप है। टर्शरी ग्रुप क्या होता है? टर्शरी ग्रुप किसी ग्रुप के लिए वो रेफरेंस ग्रुप होता है जैसा वो बनना चाहता है। जैसे आप जिस भी ग्रुप के हों, आप जिस ग्रुप की तरह बनना चाहते हो वो आपका टर्शरी ग्रुप हो जाएगा। रेफरेंस ग्रुप यानी कि आप उस ग्रुप की तरह बनना चाहते हैं, जैसे आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो बड़े आदमियों का जो ग्रुप है आप उनके ग्रुप में जाना चाहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने छोटे छोटे मकानों की जो ग्रुप है, जो समूह बन रहा है, उनके बीच में रिलेशंस की स्टडी करी और यहाँ से वो सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ग्रुप के रिलेशंस पर आए। तो उन्होंने स्टडी कुछ इस तरीके से करी कि कई सारे टर्शरी ग्रुप हैं, उनके अंदर भी कुछ प्राइमरी ग्रुप हैं, कई सारे प्राइमरी ग्रुप हैं, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रुप हैं। जैसे कि हमने कल बताया था कि कई प्राइमरी ग्रुप के अंदर भी सेकेंडरी ग्रुप हो सकता है, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर भी प्राइमरी ग्रुप हो सकते हैं, इस तरीके से। और कई सारे टर्शरी ग्रुप के अंदर सेकेंडरी ग्रुप हो सकते हैं, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर टर्शरी ग्रुप हो सकते हैं, कई सारे प्राइमरी ग्रुप के अंदर सेकेंडरी ग्रुप हो सकते हैं। इस तरीके से वो बांटते हैं जब तक कि पूरी की पूरी ट्राइब कवर नहीं हो जाती। इसी तरीके से वो बांटते हैं और ओवरलैपिंग कराते जाते हैं। इस तरीके से वो उस ट्राइब की स्टडी करते हैं और स्टडी करते हैं क्लैन की, गोत्र की, लीनेज यानी कि वंशावली और अलग अलग नातेदारों की। वो बताते हैं कि ये ग्रुप आपस में इसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं की हम स्टडी कर लेंगे। तो इन्हीं के सोशल स्ट्रक्चर की हम लोगों ने स्टडी कर ली। इवांस प्रिचर्ड स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो वो इंडिविजुअल के तौर पे जाके नहीं देखते हैं संरचनाओं को, वो ये नहीं देखते कि 1 to 1 कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ग्रुप्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लिए टर्शरी ग्रुप बन जाता है, कैसे दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप के लिए प्राइमरी ग्रुप है, आपस में कुछ ग्रुप प्राइमरी भी हैं, उन्हीं के अंदर सेकेंडरी भी है, उन्हीं के अंदर टर्शरी भी है। इस तरीके से वो ग्रुप्स के इंटरेक्शन के संदर्भ में चीजों की बात करते हैं। ठीक है, अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल रोल्स, सामाजिक संरचना और सामाजिक भूमिकाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल रोल्स। कल हम लोगों ने बात करी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखेंगे तो उसी के एक्सटेंशन में है। फ्रेड एगन नाम आता है यहाँ पे, एक अमेरिकी मानवशास्त्री का, जो कि बात करते हैं सामाजिक संरचनाओं में सामाजिक भूमिकाओं की। वो बताते हैं कि हर आदमी अपना अपना रोल निभा रहा है उसमें। तो वो 1 to 1 इंटरेक्शन की भी बात कर रहे होंगे। तो वो बताते हैं that social structure are around the interpersonal relations which become the part of the social structure in the form of the status positions occupied by the individuals। यानी कि किसी खास इंडिविजुअल के द्वारा जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग वो रोल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी संरचनाएं बन जाती। और ये अकेले नहीं थे जिन्होंने रोल्स की बात करी, भूमिकाओं की बात करी सामाजिक संरचना को समझाने में। इसके बाद आते हैं SF नैडल, जिनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, 1969 में इन्होंने बताई थी। और वो बताते हैं कि
समाज के लोग आपस में रिलेशंस से जुड़े हुए होते हैं और आपस में कुछ उनके रोल्स होते हैं, यानी कि आप किसी के लिए कोई और रोल बना रहे हैं, भूमिका कर रहे हैं, किसी के लिए और कोई भूमिका है, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति है तो अलग अलग भूमिकाएं भी होंगी, और वो भूमिकाएं ही समाज को एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रही हैं, ऐसी चीज प्रदान कर रही हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मॉडल की तरीके से तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जैसे अपने पिता को देखते हैं, उनकी भूमिकाओं को देखते हैं, उसी तरीके से आप भी सीखते हैं, और जब आप पिता बनेंगे या माता बनेंगे तब उसी तरीके से आगे के रोल्स को इस्टेब्लिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। We arrive at the structure of the society through the abstracting from the concrete population and its behavior, the pattern or network of the relationship obtaining between the actors in their capacity of playing roles relative to the one another, यानी कि दो लोगों के बीच में relations किस तरीके से बन रहे हैं, क्या रोल्स वो बना रहे हैं, किस तरीके से भूमिकाएं अदा कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और वही चीज़ आगे चल के स्ट्रक्चर को मेंटेन बनाने में और मेंटेन रखने में मदद आती है। तो यहाँ पर ये सामाजिक संरचना में रोल्स पर एम्फसाइज कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसमें आपने समझा होगा कि सामाजिक संरचना किसी एक चीज़ के बारे में नहीं है, ये कई सारी चीज़ों के बारे में है। तो हम बात करते हैं अब 3 मेजर स्कूल्स की, 3 जो बड़ी विचारधाराएं हैं सामाजिक संरचना को समझने के लिए, जिसमें सबसे पहली विचारधारा आती है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, संरचनात्मक प्रकारवाद की अवधारणाएं और विचार। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ही सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात करते हैं। ये पूछा भी जाता है कि सामाजिक संरचना की बात सबसे पहले कौन करता है, तो आप बताइए कि हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर पर मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखा हुआ है, आप हर्बर्ट स्पेंसर को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही हैं जो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मदद करते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म की। सबसे मजेदार बात क्या है कि बात तो करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक संरचना की, पर सामाजिक संरचना को वो इतना डिटेल में समझाते नहीं है, मतलब उस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। वो बस ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है, जितने भी चीज़ें हैं वो आपस में जिस तरीके से जुड़ी हुई हैं और जिस तरीके से एक दूसरे के लिए काम कर रही हैं वही उनकी संरचना बना देता है, और कैसे वो आपस में कार्य कर रही हैं उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस चीज़ को वो फंक्शनलिस्ट व्यू कह देते हैं, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य कह देते हैं उस संरचना के अंतर्गत। और इन दोनों विचारों को जब हम मिला लेते हैं तो हम संरचनात्मक प्रकारवाद की बात करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, जिसका सबसे पहला नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का। सबसे बड़ी बात, हर्बर्ट स्पेंसर जब समाज को समझा रहे होते हैं, समाज के स्ट्रक्चर को समझा रहे होते हैं, तब वो समाज की तुलना एक साव्यव से कर देते हैं, एक जीवित प्राणी से कर देते हैं, एक जानवर से कर देते हैं या एक इंसान से कर देते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरीके से इंसान के हाथ पैर कान नाक मुंह है आपस में जुड़े हुए हैं, हाथ कुछ काम करता है, नाक कुछ काम करता है, कुछ काम करती हैं, उसी तरीके से समाज की भी संरचनाएं, समाज की संरचना में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्म है, परिवार है, नातेदारी है, कुछ सोशल सैंक्शंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, पनिशमेंट्स हैं इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपस में जब जुड़ती हैं तब वो सोशल चीज़ का सोशल स्ट्रक्चर बना देती हैं, और ये चीज़ें आपस में किस तरीके से जुड़ी हैं, एक दूसरे के काम करने में, यानी कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में उनका क्या योगदान है। तो वो इस तरीके से चीज़ों को बताते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक प्रकार क्या है उस सिस्टम का। और यही आलोचना का आगे चल के आधार बनता है उनकी, कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि समाज को वो किसी एक जीवित प्राणी जो कि धरती पर है उससे वो कंपेयर करा के बताने लग गए, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। आलोचना इस तरीके की होती है क्योंकि समाज अमूर्त अवधारणा है। आप समाज एक अमूर्त अवधारणा है, और समाज में और बायोलॉजी में काफी अंतर है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से बायोलॉजी पर बेस्ड, और समाज कुछ इस तरीके की बायोलॉजी पर बेस्ड तो है, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, जिनकी बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि हर्बर्ट स्पेंसर किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके बाद नाम आता है एमिल डर्कहाइम का। एमिल डर्कहाइम थोड़ा सा साइंटिफिकली अप्रोच के सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक 10 रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सोशल फैक्ट की बात करी, सामाजिक तथ्यों की बात करी।
अब सोशल फंक्शन वाला जो वीडियो है यहाँ पर आप देखेंगे जब, तब आप लोगों को डीप डाउन समझ में आएगा कि सोशल फैक्ट क्या है और किस तरीके से एम एल डरखाइम इस सोशल फैक्ट की बात करते हैं समाज को बनाने के लिए, यानी कि समाज के संरचना में वो सोशल फैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। इसलिए आप सोशल फंक्शन वाला वीडियो जो चैनल पे है वो आप लोग जरूर देखिए, काफी डिटेल्ड वीडियो है, काफी मेहनत से बनाया गया है, आप लोग उसको जरूर देखिए। एम एल डरखाइम किस तरीके से इन ये जो संरचना है इसमें प्रकार ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें होती हैं, मेंबर्स होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में अंतर क्रियाएं करते हैं, और जब अंतर क्रियाएं वो आपस में करते हैं तब उन्हें किसी एक खास चीज़ पर जमना होता है। मतलब आप और हम एक दूसरे के सामने, जैसे हम कहेंगे हम तमीज़ से बात करेंगे एक दूसरे से, तो इस दोनों इस चीज़ पर एग्री हों और इस हिसाब से सोशल नॉर्म्स आगे के आगे तय होते जाते हैं। और जब एक ग्रुप किसी एक कलेक्टिव चीज़ पर तैयार हो जाता है तब हम उसको कलेक्टिव कंसाइंस कहते हैं, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कई जगह पे कहा गया। उन्होंने कहा कि कलेक्टिव कंसाइंस ही, दरखाइम कहते हैं कि कलेक्टिव कंसाइंस ही हमारी जो सामाजिक संरचना है उसको वो बनाने में काम आती है। और हर्बर्ट स्पेंसर जिस तरीके से संरचना की बात करते हैं, तो दरखाइम कुछ इस तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि सभी लोग किसी एक चीज़ पर तैयार होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ना कि सब अपनी अपनी चीज़ें ही करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मैं आपके काम आऊँ, आप मेरे काम आए, आप किसी ग्रुप के काम आए, ग्रुप आपके काम आए, तो वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाती है, सामूहिक चेतना बन जाती है, जो कि समाज को आगे ले जाने में मदद करती है। और दरखाइम का कहना है कि वही सामूहिक चेतना जो रहती है वही समाज के संरचना का निर्माण। अब हम लोग बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन की। रेडक्लिफ ब्राउन थोड़ा सा डिटेल्ड में सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं, कई सारी चीजें हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। और रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो दरखाइम से एक स्टेप आगे जाते हैं। जब वो सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि यह व्यक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति आपसी संबंध से और कई सारी सामाजिक संस्थाओं के तहत आपस में जुड़े रहते हैं, और उनके जो संबंध है, यानी कि जो उनके रिलेशंस हैं, वो किस चीज से गवर्न होते हैं, वो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन से और सोशल सैंक्शंस के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम इसका बहुत आसान तरीके से अगर इसको समझाया जाए तो उनका कहना है कि व्यक्तियों का समूह आपस में इंटरेक्ट करता है, जिस सामाजिक संरचना को जब वो समझाते हैं, और व्यक्ति आपस में संबंध बनाता है, सामाजिक संबंध बनाता है। और ये संबंध किस चीज से परिभाषित होते हैं, उस समाज की संस्थाएं क्या हैं, वहाँ पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या अभिकरण यूज हुए हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस लगाए गए हैं उस सोसाइटी में, और उन्हीं के कलेक्टिव ग्रुप से वो एक सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। खास बात यह है कि जब रेडक्लिफ ब्राउन के सोशल स्ट्रक्चर की बात आती है तब वहाँ पे हम लोग रिलेशनल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, रिलेशनल एस्पेक्ट को यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है संबंधात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी कि वो संबंधों के बीच की बात करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से संबंध होंगे उसी हिसाब से संरचना निर्माण होगा। जैसे राजा और प्रजा का एक संबंध बताते हैं, वो पति और पत्नी का संबंध बनाते हैं, तो इस हिसाब से वो संबंधों के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, बताते हैं कि संबंध ही आगे चल के संरचना का निर्माण करते हैं। और रेडक्लिफ ब्राउन ने काफी सारी चीजें दी हुई हैं, तो उसमें से ही एक ये चीज थी जिसमें सोशल स्ट्रक्चर की बात आती है। इसकी अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें इंग्लिश में तो लिख सकते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशनली डिफाइंड एंड रेगुलेटेड। इंस्टीट्यूशनली डिफाइंड एंड रेगुलेटेड यानी कि संबंध जो बनते हैं वो किन्हीं विशेष संस्थाओं द्वारा परिभाषित होते हैं और नियंत्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से ही चीजों को करने लग जा रहे हैं। आप संबंध तो बना रहे हैं पर वो किसी दायरे में फिट होते हैं। जैसे हमने कल बात करी थी ऑब्लिगेशंस की, बाध्यता, तो वही सामाजिक संरचना को बनाने में मदद करते हैं। आगे रेडक्लिफ ब्राउन सोशल मार्फोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी की बात करते हैं। इस टर्म को आप एज इट इज ही समझिए, क्योंकि मैं इसकी हिंदी में नहीं आना चाह रहा हूँ, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं तो हिंदी में कुछ और हो जा रहे हैं जो कि मुझे शायद सही नहीं लग रहा है। सोशल मॉर्फोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी ये कॉन्सेप्ट है रेडक्लिफ ब्राउन का, ये कॉम्पिटिशन में पूछा आता है। देखिए, सोशल मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी ये बायोलॉजी के टर्म से निकल के आया है। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तब हम उस चीज की संरचना के बारे में बात करते हैं। जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं कि उसमें फूड पाइप ऐसे जाता है, फिर जो आपका स्टमक है वो कुछ इस तरीके से बनता है, फिर इधर
पैनक्रियाज है, फिर इधर लिवर भी है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। इस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी को हम समझने का प्रयास करते हैं। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जब आप उसकी पूरी फंक्शनिंग पढ़ते हैं, एक एक पार्ट के संबंध में जब हम उसकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं, तब हम उस चीज को, उस फंक्शनिंग को, उस कार्य प्रणाली को हम फिजियोलॉजी में रखते हैं। बायोलॉजिकल सेंस में हम इन दोनों चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि वो बायोलॉजी से ही इन टर्म्स को उधार लेते हैं। तो जब वो सोशल मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि समाज की जो संरचनाएं हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तब हम सोशल मॉर्फोलॉजी टर्म का यूज करेंगे। और जब हम उसकी कार्य प्रणाली, यानी कि एक एक चीज दूसरे के संबंध में कैसे काम कर रही है और कैसे व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर रही है, इस चीज को हम समझेंगे सोशल फिजियोलॉजी के तहत। द्वैत संबंध की हम बात करते हैं, डायडिक। डायडिक माने दो। सामाजिक संरचना के संदर्भ में रेडक्लिफ ब्राउन डायडिक रिलेशन टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि रेडक्लिफ ब्राउन संबंधों पर ज्यादा जोर देते हैं, रिलेशनल एस्पेक्ट की तरफ जोर देते हैं, संबंधात्मक परिप्रेक्ष्य की वो बात करते हैं। तब वो कहते हैं कि डायडिक रिलेशन वो होते हैं जो 1 to 1 चलते हैं। 1 to 1 मतलब जैसे माँ और बेटे का, पिता और पुत्र का, मामा और भांजे का, है ना, चाचा और भतीजे का, इस हिसाब से 1 to 1 ये रिलेशन चलते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, हमारे इनके बीच की बात है, आप बीच में ना आइए। तो वो एक ऐसे संबंध है जो आपस में बीच चलते हैं, तो वो डायडिक रिलेशंस की बात करते हैं, यानी कि द्वैत संबंधों की वो बात करते हैं, हिंदी में से कहा जाएगा। और इसकी वो स्टडी एक ऑस्ट्रेलियन ट्राइब पे करते हैं, बताते हैं कि जब सामाजिक संरचना को समझना हो तो वो कहते हैं कि 1 to 1 रिलेशंस को हम समझ लें और उनके बीच में होने वाले इंटरेक्शन को समझ लें, वो किस तरीके से एक रोल प्लेइंग करते हैं, उनके हिसाब से हम समझ लें, तो हम समाज के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे। और समाज में क्लासेस किस हिसाब से उन रिलेशंस के तहत बटी हुई हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। और उस हिसाब से अगर हम उनके रिलेशन, यानी कि डायडिक रिलेशन को समझ लेते हैं, तो हम सामाजिक संरचना को भी समझ जाते हैं। जैसे उनका कहना है कि मास्टर और सर्वेंट होता है, यानी कि दास और मालिक होता है, शासक और शासित होते हैं। तो जो मास्टर है वो लेवल अप पर है, जो सर्वेंट है वो लेवल डाउन पर है, रूरल है वो लेवल अप पर है, रूल्ड है वो लेवल डाउन पर है। तो इस हिसाब से वो क्लास की भी बात कर देते हैं। एक बात वो और बताते हैं, देखिए बायोलॉजी से उनका काफी रिलेशन है, वो चीजें बायोलॉजी से कनेक्ट करके बताते हैं। उनका कहना है कि जब हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहां पर वो ये बताते हैं कि जिस हिसाब से सेल में उसके टिश्यूज खराब हो जाते हैं, कभी कट फट जाते हैं, तो उनकी जगह पे एक नए टिश्यूज फॉर्म होने लग जाते हैं। उनका कहना है कि सोशल स्ट्रक्चर में जो चीजें बनती हैं, वो जब टूटती फूटती हैं, तो ठीक उसी तरीके से जैसे सेल अपने आप को आगे रिपेयर कर लेता है, एक नए टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, कहीं पे आपके कट जाता है तो घाव भर जाता है, तो उसी हिसाब से यदि सोशल स्ट्रक्चर में कोई व्यक्ति या कोई नॉर्म अगर टूट फूट जाता है, तो वो सोसाइटी उसको फिर से रिपेयर कर लेती है। उनका कहने का मतलब है कि यदि किसी का पिता मर जाता है, अब लोग कहते हैं कि मुझे भी बेटा अपने बाप की तरह से समझो, मैं भी तुम्हारे पिता के जैसा हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। इस हिसाब से चीजें चलती, तो समाज का जो संरचना है वो मेंटेन रहती है। अब अगर उसका पिता नहीं है तो पिता वाली चीजें कौन करेगा? अब कोई व्यक्ति आता है और बताता है कि मुझे अपने पिता जैसे मानो और मैं भी वही सारी चीजें करूंगा, तो इससे समाज में संरचना बनी रहती है। संरचना कभी भी टूटनी नहीं चाहिए, उनका ये कहने का मतलब है। और वो ये बताते हैं कि जब युद्ध हुए, जब बहुत सारी आपदाएं आई, तब भी सामाजिक संरचना कभी भी बदली नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि परिवार वाली जो संस्था है वो टूट गई हो, लोगों ने शादी करना छोड़ दिया हो, लोगों ने खाना ढूंढने वाली जो चीजें वो छोड़ दी हो। यानी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोशल स्ट्रक्चर में आज भी बने हुए हैं। कई सारी चीजों की बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, तो सोशल स्ट्रक्चर को काफी वृहद स्तर में समझने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है स्पैटियल एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना का स्थानीय परिप्रेक्ष्य। समझ लेते हैं कि स्थानीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है। रेडक्लिफ ब्राउन का ये कहना है कि किसी समाज की एक बाउंड्री तो तय नहीं होती है। हम ये नहीं कहते ये समाज यहाँ तक है, ये यहाँ तक नहीं है, खत्म हो गया। तो उनका कहना है कि किसी भी सोसाइटी की, ग्रुप की, ट्राइब की स्टडी करने से पहले हम उसकी एक बाउंड्री सेट कर दें, यानी कि उसका एक स्थान निर्धारित कर दें कि भैया ये स्थान होगा, इससे बाहर हमें नहीं जाना है। जैसे आप किसी गांव की स्टडी करते हैं तो आपको गांव का सबसे पहले मैप लेना पड़ता है। आप ये समझेंगे कि गांव की इस पेरिफेरी तक हमें जाना है,
और इस पेरिफेरी तक नहीं जाना है। जैसे इंडिया है, इंडिया की एक ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री है, उससे बाहर जाएंगे तो इंडिया नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया अपने आप में कितना ज्यादा वृहद है, जैसे इसमें हिंदू समाज भी आ जाता है, मुस्लिम समाज भी आ जाता है, पारसी समुदाय भी आ जाते हैं, तो कई सारी चीजें इसमें मिलके हो जाती हैं। जब हम कहते हैं कि हमें भारतीय समाज की स्टडी करनी है, तो इसमें से हम किन चीजों की स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे सामने एक दिक्कत आ जाती है। तो हम कहते हैं कि भारतीय समाज में हम इस समुदाय की या इस धर्म की या इस भाषा को, लिंग्विस्टिक को बोलने वाले लोगों की स्टडी करना चाहते हैं। तो उनका, रेडक्लिफ ब्राउन का बोलना है कि एक दायरा सेट कर दीजिए, एक स्पैटियल एस्पेक्ट दीजिए, उसको स्थानीय परिप्रेक्ष्य बोल दिया गया, एक स्थान सेट कर दीजिए आप पहले। और ये स्थान की बात वो किस तरीके से करते हैं, स्थान की बात वो कम्युनिटी से करते हैं। जब आप कम्युनिटी की यानी कि समुदाय की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि उनके पास एक कॉमन टेरिटरी है, यानी कि एक कॉमन बाउंड्री के अंतर्गत वो सब लोग रह रहे हैं। फिर बात करते हैं सामाजिक संरचना की और सामाजिक नियमों की। रेडक्लिफ ब्राउन इसको जिस तरीके से बताते हैं, देखिए सामाजिक नियम क्या है, यहाँ पे सोशल लॉज कहा गया है। इसमें सोशल लॉज को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक हथौड़ा है और एक बड़ा सा बर्तन है, और बर्तन में यदि कहीं उभार आ जाते हैं या फिर कहीं डेंट पड़ जाता है या फिर जिसको कहते हैं पिचक गया यहाँ से, तो हथौड़ा जो है उस बर्तन की शेप को बनाए रखने में मदद करता है। अगर कहीं पे चीज डेंट पड़ गया है या धस गया है बर्तन में, तो उसको ठोक के वो लेवल में ले आएगा, और कहीं पे अगर उभार आ गया तो उसको ठोक के लेवल में ले आएगा। यानी कि काम ये है उस हथौड़े का कि चीजों को लेवल में रखना। क्योंकि अगर ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा बर्तन, तो फिर वो अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। बर्तन टेढ़ा मेढ़ा है तो आप उससे काम नहीं ले सकते। तो बर्तन की एक शेप बनी बनी रहनी चाहिए, और वो शेप बनाने का काम वो हथौड़ा करेगा। इसी तरीके से सामाजिक संरचना में कुछ सामाजिक नियम होते हैं जो समाज की संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नीचे जा रहा होता है तो उसको ऊपर लाते हैं, और यदि व्यक्ति ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं उड़ने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसी चीज कर रहा है जिससे लेवल मेंटेन नहीं रह रहा, सामाजिक संरचना का ह्रास हो रहा है, तब वो सोशल लॉज उसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ रहा है, इसको समझिएगा कि पोर्टलैश प्रथा का यहाँ पे उदाहरण देते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। पोर्टलैश प्रथा क्या होती है? पोर्टलैश प्रथा सोशल ग्रुप। पोर्टलैश प्रथा पहले कहाँ पाई जाती है हम बता देते हैं। यह पाई जाती है उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में, जो रेड इंडियन ट्राइब्स हैं उनमें ये पाई जाती है। तो वो करते क्या है कि अपनी स्थिति उस ट्राइब में, उस समाज में ऊंची दिखाने के लिए वो खाने को तहस नहस करते हैं, खाने को फेंकते हैं, खाने को बर्बाद करके, खाना ही नहीं, और भी जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उनको वो बर्बाद करके दिखाते हैं, जिससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी सोशल जो स्थिति है, जो सामाजिक सोशल स्टेटस है उनका, वो ऊपर है। जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत पैसे उड़ाते हैं, तो माना जाता है कि जो पैसे उड़ाता है उसकी सोशल स्टेटस अप है। तो इस हिसाब से ये एक लॉ बनाया गया है उस सोसाइटी में, जिससे किसी खास रिचुअल पर, पोर्टलैश प्रथा में व्यक्तियों का समूह अपनी स्थिति को प्रदर्शित करता है, और ये समाज में एक मेंटेनेंस लाता है, एक फंक्शनल कैरेक्टर को यहाँ पे शो करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। उनका कहना है कि व्यक्ति या ग्रुप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस करने की जब वो कोशिश करने लग जाता है, तब वो पोर्टलैश प्रथा उसको एक साधन देती है कि वो उन चीजों को बढ़ाए रखने में, उन चीजों को बनाए रखने में मदद करे जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आती हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल लॉज, सामाजिक संरचना और सामाजिक नियम की हमने बात करी। हमने बात करी है कि रेडक्लिफ ब्राउन हमेशा सामाजिक संबंधों पर जोर देते हैं, रिलेशनल एस्पेक्ट की वो बात करते हैं, और इसी के तहत आता है इंटरेस्ट और वैल्यू, यानी कि आपका जो रुचि है और आपके मूल्य हैं उस समाज के, वो भी सामाजिक संरचना को बनाते हैं और उसमें योगदान करते हैं। उनकी रुचियां और उनकी सामाजिक मूल्य किस तरीके से काम करती हैं। उनका कहना है कि समाज में संबंध बनाने के लिए, जैसे कि एमएल डर्कहाइम बात करते हैं कि किसी खास चीज पर दोनों की सहमति होनी चाहिए, और वो संबंध इस तरीके से बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसमें किसी
लड़ाई झगड़े की भावना या किसी कॉन्फ्लिक्ट की भावना, किसी संघर्ष की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम हो। जैसे कहते हैं ना कि हम तुमसे नहीं लड़ेंगे यार, दोस्ती खराब हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि लिमिटेशंस कम से कम हो, इस टाइप के रिलेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, और इसी टाइप के रिलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रदान की जाती है, यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट से वो रिलेशंस बनते हैं। मतलब आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं। ये दो तरफा चलता है ना, जैसे वो वीडियो में कहता है ना, मोहब्बत दो तरफ से चलती है। तो इसी हिसाब से, और उस तरफ चीजें शिफ्ट होती हैं जिस तरफ कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। कॉन्फ्लिक्ट कम से कम चाहते हैं हम जब रिलेशंस की बात आती है, और इसी हिसाब से समाज में सॉलिडारिटी उत्पन्न होती है। रेडक्लिफ ब्राउन बताते हैं समाज में एकता आती है, समाज सुदृढ़ होता है। किस हिसाब से कि समाज के लोग किसी एक बात पर तय हों और उनके कॉमन इंटरेस्ट हो, यानी कि उनकी जो रुचियां हो वो समान प्रकार की हों। ऐसा ना हो कि कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, लेकिन उनकी रुचियां समान प्रकार की होने से ही वो सोशल सॉलिडारिटी मेंटेन नहीं कर लेते। उदाहरण के लिए, जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो सभी लोगों को पेट्रोल भरवाना है, यानी कि सभी की रुचि तो समान है, पर क्या वो सोशल सॉलिडारिटी का एक एग्जाम्पल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग अपनी रुचि के साथ साथ दूसरे की रुचि का ख्याल नहीं रख रहे हैं। वहां पर सबकी रुचि तो है कि पेट्रोल भराना है, पर सारे के सारे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जब उसमें हम की भावना आ जाए, हम आपको बताने की भावना आ जाए, हम एक दूसरे को बढ़ाने की भावना आ जाए, तब वहां पे वो सोशल सॉलिडारिटी का उदाहरण हो जाता है। सामाजिक एकता, सामाजिक सुदृढ़ता की वो बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो हम इसके आगे की बात करते हैं कि अब रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस की वो बात करते हैं। ठीक है, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात किस तरीके से करते हैं? ठीक उसी तरीके से बात करते हैं जैसे हम लोगों ने पहले बातचीत करी थी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जब बनते हैं तब वो किसी ऑब्लिगेशंस के तहत बनते हैं, किसी निर्णायक तत्वों के तहत बनते हैं, और उन्हीं की पोजीशनिंग को हम सोशल स्ट्रक्चर कह देते हैं, यानी कि वो समाज में कहाँ फिट होंगे, कहाँ नहीं फिट होंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका घर में ईंटें भी हैं, किसी खास प्रकार की ईंट है, टाइल है, लकड़ियां हैं, लोहे का सामान है, तो कहाँ पर ईंट लगनी है, कहाँ पे टाइल लगने हैं, कहाँ पे लोहे का सामान लगना है, कहाँ पे लकड़ी लगनी है, इस हिसाब से आपका सोशल वो आपके हाउस का स्ट्रक्चर तय होता है, जैसे कि हमने बात करी थी। और इसी हिसाब से रेडक्लिफ ब्राउन भी कुछ इसी तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर भी फिर वो रिलेशंस की बात आ जाती है। उनका कहना है कि यहाँ पर भी दो टाइप के रिलेशंस होते हैं, एक जिनमें कुछ हमें फॉर्मेलिटीज अदा करनी होती हैं, और एक रिलेशन जो है जिनमें हमें फॉर्मेलिटी अदा नहीं करनी होती है, जिनमें कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ लगे होते हैं और जिनमें कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ नहीं लगे होते हैं। जैसे व्यवहार के तरीके आपके पिता से हैं कि आपके पिता को आपको सम्मान करना है, ऐसा है, पर दोस्तों के साथ कुछ भी चलता है। दोस्तों के साथ आप उसको टीप भी मार देंगे, कभी आप उसका कुछ छीन लेंगे, कभी आप उसको रुलाएंगे, कभी हंसाएंगे, तो इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो एक रिलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है और एक रिलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहीं से वो सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल स्ट्रक्चर की वो बात करते हैं। यहाँ पर बात आती है रेमंड फर्थ की। अब रेमंड फर्थ आते हैं और बताते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना में इस बात पर अंतर नहीं करते हैं कि जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं, उनको वो दरकिनार कर देते हैं, और समाज को और सामाजिक संरचना को वो एक ही चीज ले लेते हैं। ये रेमंड फर्थ की क्रिटिक है रेडक्लिफ ब्राउन के लिए उनकी सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे आ जाते हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल के। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। जैसे जीपी मर्डॉक आते हैं, टैलकट पार्सन आते हैं, रॉबर्ट मर्टन आते हैं, ये सारे के सारे लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल की वो बात करते हैं। तो इन नामों को आप नोट कर लीजिए। इन लोगों ने भी सोशल स्ट्रक्चर की बात करी है। रॉबर्ट मर्टन ने किस तरीके से बात करी है, आप लोगों ने 12 बजे पढ़ा होगा रॉबर्ट मर्टन की। तो वो स्टेटस और रोल के तहत वो बात करते हैं, वो सामाजिक संरचना को स्टेटस और रोल के तहत देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। टैलकट पार्सन
जब सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो वहां पर उसको एक जीवित चीज से जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनिज्म से जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। उनका कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म किसी छोटी छोटी चीजों से बना होता है और उसकी एक लाइफ होती है, उनमें कुछ टूट फूट होती है, समय दर समय वो चीजें चेंज होती जाती है, उसमें एवोल्यूशन भी होता है, और एक डिटेल्ड प्रोसेस वो बताते हैं सोशल स्ट्रक्चर और उसमें आने वाले चेंज की। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक न्यूनेस के साथ ही आ रहा है, एक नयापन लेके आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, जो कि है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का, फ्रांस के हैं, महान मानव शास्त्री। काफी बड़ा काम है इनका स्ट्रक्चरलिज्म में। इनका क्या कहना है सामाजिक संरचना के बारे में? इनका कहना है कि सामाजिक संरचना को बाकी जिस तरीके से देख रहे हैं, हमें उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि ये कोई अमूर्त वास्तविकता नहीं है, ये हमारे और आपके दिमाग में ही ये स्ट्रक्चर तय है कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। और यहाँ पर वो एक मॉडल शब्द का उपयोग करते हैं। मॉडल, यहाँ पे मॉडल से अभिप्राय क्या है? मॉडल को आप इस तरीके से समझिए कि जब आप बचपन में एक मॉडल बना के ले जाए, सोफा सेट का आपने मॉडल बना लिया, कहीं पे आपने एक जूते के डब्बे का एक मॉडल बना लिया, कहीं पे बॉल का एक मॉडल बनाया, मॉडल के एग्जीबिशंस लगते थे, वो मॉडल कहे जाते थे। और उन्हीं की देखा देखी बड़े मॉडल यानी कि बड़े स्ट्रक्चर जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। जैसे आपने आर्किटेक्चर में देखा होगा कि जब वो एक प्लान लेके आते हैं किसी साइट पर कंस्ट्रक्शन का, तो वो पहले एक मॉडल लेके आते हैं। मॉडल में वो बताते हैं कि यहाँ पे हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे, यहाँ से रोड ऐसे जाएगी, यहाँ से ब्रिज बन जाएगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का रखेंगे, यहाँ पे वाटर टैंक्स लगाएंगे। इस तरीके से एक छोटा मॉडल लेके आते हैं और जब वो अप्रूव होता है तब वो एक्चुअल में रियलिटी में लागू करते हैं। तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का भी कहना है कि वो मॉडल हम लोग के दिमाग में तय रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता चला जाता है, और उसी मॉडल की ही नकल हम लोग बार बार करते जाते हैं। और उनका कहना है कि उसी मॉडल के तहत, उसी सामाजिक संरचना के तहत जो आपके और हमारे दिमाग में है, उसी से ही संरचना का निर्माण होता है। और सामाजिक संरचना, जब वो संरचना की बात करते हैं तब वो इसको एक टूल के रूप में देखते हैं। चीजें बनती कैसे हैं, उनकी बिल्डिंग कैसे होती है, वो खड़ी कैसे होती हैं, और उसको वो एक मेथोडोलॉजी के रूप में देखते हैं, जो कि वो लिंग्विस्टिक में जितने भी अदर सोशल साइंस है उनमें वो लगा लगा के देखते हैं और समझाते हैं। लेवी-स्ट्रॉस को सिर्फ आप सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में ही नहीं पढ़ेंगे, कई सारे लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी कई जगह पर आता है। और यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने संरचना की बात करी है एक मॉडल के टाइप में। उनका एक एग्जाम्पल है कि रॉ एंड कुक्ड फूड वाली जो उनकी बुक है, उसमें वो बताते हैं कि ये हमारे दिमाग में और आपके दिमाग में तय है कि पक्का खाना हमें खाना है, मतलब कच्चा मांस नहीं खाने लग जाना है, हमें मांस को आग पर भून के किसी प्रकार से पका के ही खाना है। पकाने की पद्धति अलग अलग हो सकती है संस्कृति के हिसाब से, पर हमें पका के खाना है। तो हमारे और आपके दिमाग में संरचना तय है, ये पका के खाना है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, ये हमने और आपने अपने दिमाग में ही सेट किया है, इसका स्ट्रक्चर बनाया है, इसका मॉडल बनाया है, जो कि आगे चलता चला जाएगा। और इन्हीं से उस सामाजिक संरचना की वो बात करते हैं। इसी के आधार पर उनके स्टूडेंट लुई ड्यूमा है। लुई ड्यूमा को आप आगे पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी में, तो उनकी ही पद्धति लगा के वो कास्ट सिस्टम की एनालिसिस करते हैं भारत में, जिसमें वो बताते हैं कि भारत में कास्ट सिस्टम किस तरीके से चल रही है। और कास्ट सिस्टम में भी लोग आपस में इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, पर वो किसी एक चीज पर सहमत भी हैं और उनके दिमाग में सेट है कि हम ये यहाँ पर हैं, हम ये यहाँ पर हैं। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको वहां पर सेट कर दे रही है, वहां पर सेट कर दी है। सारा का सारा चीजें मॉडल है और उन्हीं से निकलने वाली जो चीजें हैं वो रियलिटी बना रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जो कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है संरचना का। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कार्ल मार्क्स से निकला है, और कार्ल मार्क्स हमेशा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हालांकि वो स्ट्रक्चर की बात उस तरीके से नहीं करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। उनका कहने का मतलब है जिस हिसाब से समाज में लेन देन चलता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिस हिसाब से काम करते हैं, सारा का सारा जो समाज का संरचना है वो उसी आर्थिक नींव पर ही आधारित है। जैसे कहा जाता है ना कि पैसे से ही सब कुछ होता है,
तो पैसे से ही सब कुछ हो रहा है। अभी लॉकडाउन है, चीजों के दाम अलग अलग हो रहे हैं, पूरी इकोनॉमी जो है वो ढुलमुला रही है। तो अब उनका कहना है कि जो इस इकोनॉमी के साथ होगा वही बाकी सोशल रिलेशंस के साथ होगा। जिस हिसाब से इसकी इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम बात करें, जैसे अभी चीजें महंगी हो रही हैं, यानी कि इंसान सेल्फिश हो रहा है, लोग अपने घर में ज्यादा ज्यादा भरने की कोशिश कर रहे हैं, सरप्लस जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके तहत क्या हो रहा है कि एक वीडियो आपके सामने आता है जिसमें गरीब रो रहा होता है, जिसको खाना नहीं मिल रहा होता है। तो क्या खाने की कमी हो गई? नहीं, कुछ लोगों ने ज्यादा मात्रा में जमा कर लिया है और कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा। और यहीं से कार्ल मार्क्स का आता है हैव और हैव नॉट का सिद्धांत, और यही कार्ल मार्क्स के संरचना को बनाने में मदद करते हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ पे टर्म्स को यूज करते हैं, आप टर्म्स को लिख लीजिए, टर्म्स के यहाँ पे मायने नहीं मैं बताऊंगा, वो टर्म्स यूज करते हैं स्ट्रक्चर का, सुपर स्ट्रक्चर का, फॉर्म का। और जब न्यो मार्क्सिस्ट आ जाते हैं वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर की वो बात करते हैं। तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनते हुए देखते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स किसी एक चीज के बारे में बात नहीं करते, वो सारा एम्फसाइज तो इकोनॉमी पर करते हैं, पर वो उसको पॉलिटिकल टर्म्स में भी जाके देखते हैं, वो उसको न्यायिक व्यवस्था के टर्म्स में भी जाके देखते हैं, वो उसको धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी जाके देखते हैं, वो उसको फिलोसफिकल टर्म्स में भी जाके देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स एक वृहद थिंकर के रूप में निकल के आता है। उन्होंने बताया कि समाज में जो परिवर्तन आता है वो किस हिसाब से आता है कि पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, आदिम समाज, फिर एशियंट आया, फिर फ्यूडल आया, सामंतवादी व्यवस्था आई, फिर उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था आई, उसके बाद कम्युनिस्ट आएगा, कम्युनिज्म, ठीक है। और इस हिसाब से और वो सामाजिक संरचनाएं, यानी कि ये अलग अलग सोसाइटी की सामाजिक संरचनाएं वो उन्होंने बताई हैं, और ये संरचनाएं किस हिसाब से बनती हैं, वहां पर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से। ये आपको कार्ल मार्क्स के वीडियो में आप इसको डिटेल में समझेंगे, जब हम लोग थिंकर की वीडियो बनाएंगे वहां पर आप इस चीज को समझेंगे। कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स जिस हिसाब से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो वहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की वो बात कर रहे होते हैं, और चीजों को आगे चलाने की वो बात करते हैं कि किस हिसाब से हैव और हैव नॉट्स के बीच रिलेशन, बुर्जुआ और सर्वहारा, प्रोलेटरिएट जो होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है, वही सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है, वही उसके सामाजिक संरचना का वो आधार मानते हैं। सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन, बहुत छोटी चीज यहाँ पर हम बताएंगे कि सामाजिक संरचना जब बनती है तो उसमें कई सारे परिवर्तन भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि संरचना एक जगह है, संरचना भी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी। तो वहां पर हम किस तरीके से इन चीजों की बात करते हैं। हेनरी मेन ने इसमें बात करी है सोशल स्टेटस की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि वो जजमानी व्यवस्था किस हिसाब से परिवर्तित होती है, वही समाज की संरचना को भी परिवर्तित करती है। अब आप जजमानी व्यवस्था क्या है ये आप खुद बुक में जाके पढ़िएगा, क्योंकि कई सारी चीजें यहाँ पे बता दी जाएंगी, लेकिन जब तक आप उनको खुद से एक बार कनेक्ट करा के नहीं पढ़ेंगे तब तक वो व्यर्थ है। सिर्फ वीडियो देख लेने से बिल्कुल संरचना रिजिड नहीं होती है, रिजिड हो जाएगी तो फिर चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। तो किस हिसाब से वो चीजें चेंज होती हैं उसकी वो बात करते हैं, ठीक है। जैसे एमिल डर्कहाइम बात करते हैं, उनका कहना है कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी से हम लोग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ बढ़ते हैं, सावयवी एकता से यांत्रिक एकता की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सावयवी एकता, यांत्रिक एकता क्या है, ये आपको एमिल डर्कहाइम की वीडियो में मिलेगी। तो आप जब भी किसी पर्टिकुलर टर्म पे फंसा करिए तो आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट थिंकर पर जाके देखने की कोशिश करा करिए। इससे आप कनेक्टिविटी बिठा पाएंगे कि ये थिंकर इसके बारे में इस तरीके से सोच रहा है, ये थिंकर इसके बारे में इस तरीके से सोच रहा है, और एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपका। आप एक रिलेशनल एस्पेक्ट में चीज़ों की बात करेंगे, आप सिर्फ एक एक नहीं पढ़ लेंगे कि ये होता है, ये होता है। आप इनको उन दूसरों के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दरखाइम का कहना है कि जैसे जैसे समाज में लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग अलग अलग काम करना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे काम अलग करना शुरू कर देंगे वैसे ही समाज में एकता का जो प्रकार है, तो सामाजिक सावयवी एकता और यांत्रिक एकता है, उसमें परिवर्तन आएगा। पुराने समय में यांत्रिक एकता थी और अब है सावयवी एकता, यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। एवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन,
दो तरीकों से समाज में परिवर्तन आता है। इवोल्यूशन की, अच्छा ये भी बता दीजिए इवोल्यूशन की बात कौन करता है, कौन सा थिंकर इवोल्यूशन की बात करता है और कौन सा सोशल थिंकर रिवॉल्यूशन की बात करता है, ये भी अब आप लोग बता दीजिए एक बार। हम लोगों ने दो टर्म की बात करी जिसमें वर्ड आया इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन, उद्विकास और क्रांति। उद्विकास चीजों का सरल से जटिल होना, यानी कि चीजें पहले ये रहेंगी फिर ये रहेंगी, फिर धीमे 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 उनमें कॉम्प्लेक्शंस आएंगे, उनमें जटिलताएं आएंगी और वो एक जटिल सावयव को बनाएंगी। इस जो इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो मूवी एक आई है इवोल्यूशन 2002 में, आप लोग उसको देखिएगा, हो सके तो हिंदी में मिल जाए तो देखिएगा या सबटाइटल के साथ। वो आपको एक्चुअल में इवोल्यूशन होता क्या है और क्यों कोरोना से हमें इतना डरना चाहिए, उसके बारे में वो मूवी आपको बताएगी। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इवोल्यूशन एक मूवी आई थी 2002 में, इंग्लिश मूवी है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।